हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में हम सभी हिंदी भाषा और साहित्य का से जो आपकी यूनिट 4 है, सेमेस्टर 1 और 2 दोनों के लिए हेल्पफुल वीडियो है। जयशंकर प्रसाद जी की कविता है हिमाद्री तुंग श्रृंग से, ठीक है। और ये इसकी लास्ट लाइन है बड़े चलो। तो जी हिंदी ए का ये सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम में, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है वो आपको करवाऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। एकलव्य स्नातक 1 हमारा टेलीग्राम का यूजर नेम है। और कवि परिचय के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था, यानी कि उनका परिवार ठीक ठाक था। उनके जो पिता थे वो बड़े दयालु थे और दानी थे, ठीक है। उनकी दानशीलता इतनी ज्यादा फेमस थी कि भाई उनके दरवाजे से कोई व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता था। वे तंबाकू और सूरती के व्यापारी थे, और सूंगनी साहू के नाम से उनको जाना जाता था। और प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद भी व्यवहार से बहुत अच्छे थे, उदार थे, खुले दिल वाले थे। उस समय भारत के और भागों से आने वाले कवि, भाट, बाजीगर, विद्वान आदि काशी नरेश के दरबार से लौटकर इनके यहाँ अवश्य आते थे, यानी कि इनके घर पे बड़े बड़े कवियों का आना जाना रहता था। तो काशी में ही दो स्थानों पर गुणियों का आदर होता था, यानी कि अगर किसी में गुण है तो एक तो काशी नरेश के वहां पर, और दूसरा सुंगनी साहू यानी कि ये ये जयशंकर प्रसाद जी के घर पे लोगों की बहुत रिस्पेक्ट होती थी। यही कारण था कि काशी नरेश के अभिवादन में लोग जैसे महादेव कहा करते थे, वैसे ही सुंगनी साहू के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए महादेव कहते थे। यानी कि आप ये मान लो, काशी नरेश तो हर कोई जाता ही है, उसके बाद महादेव का नाम इनके लिए भी यूज होता था, ठीक है। और बचपन में जयशंकर प्रसाद जी अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे, और इनकी माता श्रीमती मुन्नी देवी का इस कारण इनके प्रति बहुत ही लगाव था, प्यार था। तो प्रसाद जी के पहले इनके कई भाई बहनों की मृत्यु भी हो चुकी थी, और इनकी लंबी आयु के लिए गोकर्णनाथ महादेव के मनोती मानी गई थी, यानी कि एक मन्नत मांगी गई थी कि ये लंबी आयु तक जिए, इनको कोई दिक्कत ना हो। और प्रसाद जी ने घर पर ही संस्कृत और अंग्रेजी को भी सीखा, और अपनी शिक्षा की कमी को पूरा किया। काशी में दीन बंधु नामक एक ब्रह्मचारी संस्कृत के विद्वान रहते थे, तो प्रसाद जी ने उनसे वेद और उपनिषदों का भी ज्ञान लिया, अध्ययन किया। पुराण, महाभारत और महाकाव्यों का भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और इससे क्या है कि भाई भारतीय संस्कृति के प्रति उनके अंदर बहुत ही ज्यादा श्रद्धा आ गई। तो जब ये सीख रहे थे उस टाइम पे इनको कसरत करने का बहुत शौक था। माना जाता है कि ये बहुत डेली एक्टिव रहते थे, वर्कआउट करते थे, 500 दंड और 1000 बैठक लगाते थे। कभी कभी दंगल में उतरकर कुश्ती भी लड़ते थे। खुराक भी इनकी अच्छी थी, फल, दूध, घी, बादाम ये सब रहते थे, ठीक है। माता पिता और बड़े भाई के अभाव में प्रसाद जी को अपना विवाह स्वयं करना पड़ा, ठीक है। तो कुछ वर्षों बाद उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। दूसरा विवाह हुआ इसके बाद इस पत्नी से एक पुत्र हुआ, जो कि प्रसव काल में ही अपनी माता के साथ परलोक सिधार गया। तो भाई बहुत दुख देखे इन्होंने। पत्नी और पुत्र की मृत्यु, उनके मन को गहरी चोट लग गई भाई एक तरीके से यहाँ से, और उनके विचार और अधिक दार्शनिक और गंभीर हो गए, यानी कि एक तरीके से बंदा वो बहुत ज्यादा जो है सीरियस हो गया। अब फिर से घर बसाने की लालसा उनमें थी नहीं भाई, 2 बार शादी हो चुकी थी। तो कुछ समय के बाद लोगों के समझाने पर और सबसे अधिक अपनी भाभी के दुख को घटाने के लिए उन्हें बाध्य होकर तीसरा विवाह करना पड़ा। इस पत्नी से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रत्न शंकर रखा गया। इनके काव्य की बात करें तो आंसू, कामायनी, चित्राधर, लहर, झरना, कहानी संग्रह है इनका आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि। उपन्यास है तितली, कंकाल, इरावती। नाटक है सज्जन, कल्याणी, परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, प्रायश्चित, जन्मजय का नाग यज्ञ, विशाखा, ध्रुव स्वामिनी। निबंध है काव्य कला एवं अन्य निबंध, ठीक है। तो ये इनकी रचनाएं हैं। भाषा शैली की बात करें तो संस्कृत के तत्सम शब्दों को ज्यादा यूज करते हैं ये, और भावमयता, काफी इमोशनल होती है इनकी कविताएं। आपको भाव देखने को मिलेंगे, मुहावरे, लोक उक्तियों का यूज करते हैं, ठीक है। और ऐसा देखा जाता है कि विदेशी शब्दों का प्रयोग ना के बराबर है, इतना ज्यादा नहीं करते। तो प्रसाद जी ने विचारात्मक, चित्रात्मक और भावात्मक, बहुत ही हर तरीके से आप जब इनकी कविता पढ़ोगे तो आपको एक ऐसी स्टाइल देखने को मिलेगी, विचारात्मक टाइप से, चित्रात्मक। आप जब पढ़ रहे होगे आपके दिमाग में कुछ ऐसे चित्र अंकित होंगे और भावनाएं आपको दिखेंगी। तो अब इनकी कविता देखते हैं जो आपके सिलेबस में है। हिमाद्री से लेकर बढ़े चलो तक ये इनकी कविता है, और ये जो गीत है ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा चंद्रगुप्त नामक जो नाटक लिखा गया था वहां से लिया गया है। और इस गीत के माध्यम से जो है नागरिकों को विदेशी आक्रमण के विरुद्ध तैयार कर रही है, यानी कि ये बताया जा रहा है कि भाई हमें विदेशी आक्रमण के लिए तैयार रहना है। तो लिखा है कि हिमालय के उच्चतम शिखर से अपने ही प्रकाश से प्रकाशित स्वतंत्रता अपनी शुद्ध वाणी में पुकार पुकार कर तुमसे कह रही है कि तुम वीरों की अमर संतान हो,
यानी कि हिमालय से खड़े होकर तुम्हें स्वतंत्रता पुकार रही है कि मेरे वीरों, तुम खड़े हो जाओ, अपने देश के लिए कुछ करो। तुम अमर वीरों की संतान हो, जिनकी देह भले ही नष्ट हो जाए किंतु कीर्ति के रूप में सदैव जनमानस में निवास करोगे। आपको अगर जान भी गंवानी पड़े तो कोई परवाह मत करना, आपका नाम सदै सदै के लिए अमर हो जाएगा। ऐसे वीर अपने कर्तव्य के मार्ग में आने वाले विघ्नों से नहीं घबराते। आप वीर हो, आप शक्तिशाली हो, आपको घबराना नहीं चाहिए। मार्ग में कितनी भी संकट हो, तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे सामने भी ऐसे ही वीरों की परंपरा है जिसका पालन तुम्हें करना है। जो तुम्हारे जो पुराने, जो जितने तुम्हारे रहे हैं फोर फादर्स वगैरह, ठीक है, जिनकी तुम संतान हो, उन्होंने भी कभी इतनी टेंशन नहीं ली। और कर्तव्य पथ कंटका किरण भले ही है, कितने भी पथ में कंकर हो, कांटे हो, तुम्हें अपने इसी कर्तव्य पथ पर चलना है, समाज का कल्याण करना है और सदैव उस पथ पर निर्भय होकर बिना डरे तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम भी देश कल्याण के इस मार्ग पर बढ़ते जाओ। देश का कल्याण करना है, देश का भला करना है। तुम जितने वीर रहोगे, तुम्हारी वीरता की अमर गाथाएं पूरे दुनिया भर में जो है लोग सुनेंगे और तुम्हारी वीर गाथाओं से जो है तुम्हारा मार्ग आलोकित करेंगे। तो अभी तुम जिन विघ्नों की कल्पना मात्र से घबरा रहे हो, यानी कि जो आगे आने वाली अड़चनों से तुम घबरा रहे हो, उन पर विजय प्राप्त करने के बाद तुम्हारा साहस और बढ़ जाएगा। जब तुम उन समस्याओं से ओवरकम करोगे तो तुम्हें और अच्छा लगेगा। तुम इस भारत माँ के शूरवीर हो, तुम भारत माता के वीर हो, तुम साहसी शक्तिशाली बेटे हो, ठीक है। उसकी रक्षा करो भारत माता की, ये तुम्हारा नैतिक दायित्व है। अपने सामर्थ्य के बल पर तो, यानी कि तुम्हारे में इतनी ताकत है, तुम शत्रुओं की सेना रूपी इस सागर में कूद पड़ो और अपनी वीरता से सबको नष्ट कर दो। तुम शक्ति संपन्न हो, तुम्हारे अंदर शक्ति है, अपनी शक्ति पहचानो। बुद्धि है तुम्हारे अंदर, साहस से साहस, यानी कि एक शक्ति अपने अंदर, विश्वास रखो, साहस रखो, तुम सब कुछ कर सकते हो। तो ये गीत एक ऐसा गीत है जो जागृत कर रहा है, जो भी इसको पढ़ेगा वो मोटिवेशन से भर जाएगा। विशेष ये उद्बोधन गीत है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों को उद्बोधित करने के सामर्थ्य रखता है। वरना समस्त, यानी कि ये चंद्रगुप्त के टाइम पे ही नहीं, आज भी अगर कोई पढ़ता है तो हम फिर भी प्रेरित हो जाएंगे। तो जिस समय प्रसाद जी लिखते थे उस समय भारत पर विदेशियों का शासन था। तो ये जो गुलामी, ये दास्ता से आजाद करने के लिए ही ये जयशंकर प्रसाद जी ऐसी कविताएं लिखते थे, ऐसे गीत लिखते थे, जनता इसको पढ़े और जनता जागरूक हो। यही एक साहित्यकार का दायित्व भी होता है। और प्रसाद जी ने इसे समझा, भारतीय इतिहास को उन्होंने पढ़ा, पुराणों को उन्होंने पढ़ा, अपना साहित्य उन्होंने इसी तरीके से लिखा। और चंद्रगुप्त भी इसी प्रकार का एक नाटक था इनका। और बढ़े चलो नामक ये जो गीत है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। और ये गीत जो है, स्वतंत्रता को स्वयं प्रभा समुज्ज्वला कहा गया है, ये याद रखना। स्वतंत्रता अपने तेज से ही मंडित है, यानी कि अपने खुद, स्वतंत्रता खुद आपको पुकार रही है, आप आगे तो बढ़ो, ठीक है, उसकी रक्षा करो। स्वतंत्रता को आप वीरों को ही बचाना है, हर नागरिक का कर्तव्य है। कीर्ति रश्मियां भी एक लाइन आती है, सैन्य सिंधु, इसमें रूपक अलंकार है। दाहसी और सुहागनी में उपमा अलंकार है, उपमा में कंपैरिजन होता है, साहसी सी, ठीक है। तो इसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये इसका विशेष था। आई होप आपको ये कविता समझ में आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।